बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे नेट एग्ज़ाम और आईआईटी मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है। नेट एग्ज़ाम में तो तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, आईआईटी मेंस में 1 क्वेश्चन रहेगा। और ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। हम बहुत कम ही लेक्चर में इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, तो ध्यान से, ठीक है ना। एकदम स्टार्टिंग से होगा, लाइन बाय लाइन हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी जैसे स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी स्टार्ट किया लेविस सिंबल से, तो हम लोग लेविस सिंबल से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, लेविस सिंबल तो याद है ना, लेविस सिंबल में क्या होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट फार्मूला से शो करते थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट फार्मूला से हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4 है, तो 2 और 2 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। ये हुआ तुम्हारा लेविस सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद ये लेविस सिंबल में बताया ग्रुप वैलेंस किसको बोलते हैं। तो ग्रुप वैलेंस के लिए हम लोग क्या देखते थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप वैलेंस कहला जाएगा। तो सपोज बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो ये इसका ग्रुप वैलेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो इसका ग्रुप वैलेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था मालूम है ना 5 था। ठीक है, तो 5 है तो 8 माइनस क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप वैलेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हुआ लेविस सिंबल। लेविस सिंबल फिर से, लेविस सिंबल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से हम लोग स्ट्रक्चर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्रुप वैलेंस किसको बोलते हैं, लेस देन 4 और इक्वल टू 4 होगा तो उसका क्या हो जाएगा ग्रुप वैलेंस हो जाएगा, और ग्रेटर देन 4 होगा तो हम लोग 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग को पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, एक ही चीज़ है वो। तो आयनिक बॉन्ड में तो मालूम है ना, आयनिक बॉन्ड किसको बोलते थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता था। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में आ जाओ। ठीक है, मेटल क्या करता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। इसमें क्या पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता था अटेन करता था। तो सपोज Na है, ठीक है ना, तो Na के पास कितना है, हम लोग एटॉमिक नंबर 281, ठीक है, Na के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस। क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन के पास कितना है 17 है, तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा 2 8 क्या हो जाएगा 7। तो ये Na अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है माइनस। तो देखो Na के ऊपर क्या चार्ज आ गया प्लस आ गया, ठीक है, और क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया माइनस चार्ज हो गया। तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट्स करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है ना। ये आयनाइजेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है, ठीक है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम में वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा वो क्या है आयनाइजेशन इंथैल्पी है। तो ये क्या होना चाहिए लो होना चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एनर्जी जो रिलीज होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। थर्ड फैक्टर है हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब देखो Na प्लस तैयार है आयनाइजेशन इंथैल्पी से, Cl माइनस तैयार है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से। Na प्लस और क्या है Cl माइनस, दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा NaCl, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे लैटिस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से तीन फैक्टर हम लोग क्या जाने, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और थर्ड क्या है हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट है साइज ऑफ आयन, फर्स्ट फैक्टर क्या है साइज ऑफ आयन, आयन का साइज क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, तो आयन का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए,
ठीक है। तो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा पूरा आयनिक बॉन्ड है। फिर से देख लेना, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम में से सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दोनों अपना ऑक्टेट पूरा किया। देखो दोनों अपना क्या किया है, ऑक्टेट पूरा किया और NaCl बना है। ठीक है, इसको बनने में 3 एनर्जी का रोल है। फर्स्ट है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड है हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं, Na+ और Cl- जब कंबाइन करके 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स हम पता है, साइज ऑफ आयन और सेकंड क्या है, चार्ज ऑन आयन। आयन का साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल, और चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में देखो तो फर्स्ट है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड जो है वो किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, सेकंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, आयन सब अरेंज है 3D फिगर में। ठीक है, थर्ड है सॉलिबिलिटी, ये किस में सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में होगा। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा है। ठीक है ना, जिसके कारण Na+ जो है वाटर के ऑक्सीजन पार्ट से क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वो वाटर के हाइड्रोजन पार्ट से इंटरैक्ट करेगा, तब क्या हो जाता है, NaCl वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट में क्या होगा, गुड कंडक्टर। और जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ जो कीवर्ड है ना इसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका कीवर्ड तुम लोग को बस याद रखना है कि क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होने के कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्या नहीं शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, नॉन डायरेक्शन होने के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। ठीक है, आयनिक रिएक्शन जितना भी होता है वो फास्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। एक और प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म जो बोलते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना। ठीक है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना का मतलब जरा समझो, Na+ और F- है। ठीक है ना, और Mg के ऊपर 2+ है और O के ऊपर क्या है, 2- है। यहाँ भी ये क्या है, 2-8 है। यहाँ भी क्या है, ये 2-8 है। यहाँ भी देखो ये 2-8 है और यहाँ भी क्या है, 2-8 है। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम लोग को दो चीज़ याद रखना है। ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट है। एक नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, सो नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आइसोमॉर्फिज्म सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद ये आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में हम लोग आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये ड्यूएट पूरा करेगा या नहीं तो क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या पूरा हो रहा है, ड्यूएट पूरा हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग देख रहा है ना, मीथेन CH4। ठीक है ना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं ना 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन अपना क्या पूरा कर रहा है, ड्यूएट पूरा कर रहा है, और कार्बन यहाँ क्या पूरा कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है ना, वो अपना क्या पूरा किया, ड्यूएट पूरा कर रहा है या नहीं तो क्या पूरा कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद है ना, इसमें हम लोग लिमिटेशन है कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड में एनर्जी के बारे में पढ़े थे, कोवेलेंट बॉन्ड में जो लेविस लैंडबियर कंसेप्ट था ये एनर्जी के बारे में बता के नहीं गए थे। ये नहीं बताते कि कैसे एटम आपस में
हेल्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और कौन सा फोर्स लग रहा है, एनर्जी कौन सा रिलीज हो रहा है बॉन्ड बनाने में, ये भी बात बता के नहीं कहते। तो ये लिमिटेशन था कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ तो ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉलिबिलिटी में आ जाओ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, ये डिजॉल्व है। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल हुआ, कारण क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो भी है वो क्या होता है, स्लो होता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका जो की वर्ड है हम क्या पता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, उसमें नॉन डायरेक्शनल और इसमें क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का आएगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे थे कि दोनों का एक एक एटम शेयर हो रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देगा। ठीक है, जैसे देखो अमोनिया है, ठीक, अब इसके बाद H+, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, ये नहीं कि इसका एक और इसका एक नहीं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट, एक भी थ्योरी पार्ट को नहीं छोड़ना है, थ्योरी पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर करते हुए जाना है। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉसन और लेविस ये दिए थे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बताए थे कि या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग सब अपना क्या पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो इसका लिमिटेशन, ठीक है ना, लिमिटेशन से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फर्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, कुछ सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्टेट जो है क्या है, कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, मतलब ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाना, वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो एग्जांपल जरा देखना ना, BeCl2 देखो तो, बेरिलियम के एटॉमोस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। और क्लोरीन के एटॉमोस में कितना है, 7 है। अब चेक करो इसका सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाना। एग्जाम्पल देखो तो PCl5, ठीक है ना, फॉस्फोरस का 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके सेंट्रल एटम को चेक करो, सेंट्रल एटम में क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 क्या हो गया, 10। कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ क्या, सेंट्रल एटम हो गया। क्लियर है, फर्स्ट था इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेकेंड क्या था, एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। दोनों ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। ठीक है, नोबल गैस तो अपना ऑक्टेट खुद ही पूरा किए हुए है, तो उसको तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, फिर भी वो कंपाउंड बनाता है। जेनन का कंपाउंड है HCF2, ठीक है ना, क्रिप्टन का कंपाउंड है, तो ये नोबल गैस कंपाउंड बना दिया। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हो गया। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन तो अपना डुएट पूरा करता है, ठीक है ना। तो जिसमें भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा दे देगा एग्जाम्पल में, तो जिसमें हाइड्रोजन रहेगा ऑप्शन में, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट था इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेकंड था एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड, और फोर्थ था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, फिफ्थ है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो क्या करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ बता के नहीं गए थे, बाद में पता चला कि हाँ इसको क्या करना है, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जांपल NO ले लो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, और ऑक्सीजन का 6 होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या हो गया 11। तो देखो हम अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डबल बॉन्ड बन गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो आया इसको हम क्या करें, ये साइंटिस्ट बता के नहीं गए थे, ठीक है ना। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हुआ। तो ये हम लोग पढ़ लिए 5 लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज और VACPR थ्योरी, ठीक है ना, और VBT पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लोगे, ठीक है। इतना जो टॉपिक पढ़े हैं 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉट डायरेक्शनल, ठीक है ना। तो तुम लोग को खोजना है कि जो डायरेक्शनल नहीं है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन में है NCl3, सेकेंड ऑप्शन है RbCl, थर्ड है BeCl2, फोर्थ है PCl3, ठीक। तो अब इसी में देखो कि कौन नॉन डायरेक्शनल है। तो देखो, तो ये तो कोवेलेंट ना, डायरेक्शनल, कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल, ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल। तो कौन है आयनिक कंपाउंड, रुबिडियम क्लोराइड, तो ये क्या है नॉन डायरेक्शनल, क्लियर है। तो ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बारे में बताए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है अमंग दिस विच इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है CCl4, सेकेंड ऑप्शन में है PCl5, थर्ड ऑप्शन में है BCl3 और फोर्थ ऑप्शन में है SF6। कौन इलेक्ट्रोडिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ठीक है। ये देखो ऑक्टेट पूरा है, इसमें तो क्या है ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, और इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन हो गया BCl3। तो बोरोन का तो मालूम है ना कितना इलेक्ट्रॉन है 3 आटोमोस में, और इधर क्या है क्लोरीन, तो इसका ऑक्टेट क्या है पूरा नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा C ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज हो गया, VACPR थ्योरी हो गया, ठीक।